So what we started was photoelectric effect कि कहीं से जो लाइट पड़ती है, कहीं से लाइट या रेडिएशंस पड़ते हैं मेटल सरफेस पे। किस पे? मेटल सरफेस पे। ये बताया था मैंने आपको, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सरफेस पे, वो फोटॉन्स, लाइट में क्या होते हैं? फोटॉन्स। ठीक है, जो लाइट में क्या होते हैं? फोटॉन्स, मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो पड़ते हैं सरफेस पे। सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर डिसेंट एनर्जी, है ना, एक सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है एक फोटॉन में, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस, है ना, और मूव करने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज फोटोन, फोटोन का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सोलर पैनल्स में यही थ्योरी काम करती है ना। लाइट पड़ती है, सनलाइट, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ऑल राइट। तो हमने ये लास्ट क्लास में चीज पढ़ ली थी कि भाई अगर एनर्जी ऑफ फोटोन किससे ज्यादा है? थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन से। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। क्या होता है ये? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। इज द मिनिमम एनर्जी required to pull out an electron from metal surface। तो उस मेटल का कितना होगा वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ऑलराइट, समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? छोटे से क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले पे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये चीज आ गई थी, है ना। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, उसको बाहर निकालने में। बाहर निकालने में जितनी एनर्जी लग रही है वो फाई है। टोटल एनर्जी फोटोन के बाद बचो एच, एच न्यू था। ठीक है, उसमें से फाई लग गई उसको बाहर निकालने में। बाकी रेस्ट एनर्जी, जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। ये हमने बच्चों लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। करो जो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं इससे।
ठीक है चुप। तो अमोघ आप भी कर चुके ना ये, है ना, वीकेंड में, वीकडेज में सॉरी। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन hc by lambda, ये फॉर्मूला था बच्चों, है ना, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लैंक्स कांस्टेंट, c is speed of light 3 into 10 की पावर 8 on wavelength in nanometers। तो ये सब कैलकुलेशंस करके क्या आएगा जो रफली मेरे ख्याल से आएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, सिंपल सी चीज है, विच विल बी 5 इंटू 10 की और माइनस 19 माइनस वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, कन्वर्जन मैंने शायद बता दिया था आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स आ गई काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रहा है? इजी। ठीक है, तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे ज्यादा, इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा कैलकुलेट करना है, माइनस करना है हमने वर्क फंक्शन। क्लियर बच्चों? ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, स्पीड। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv स्क्वायर के। इलेक्ट्रॉन की अगर आपसे कोई बोले स्पीड निकालो, क्या करेंगे? जो काइनेटिक एनर्जी आई है उसको हाफ mv स्क्वायर के इक्वेट कर देंगे, वहां से स्पीड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्पीड। समझ में आ रही बात? और जो इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस 5। इस फॉर्मूले को हम कैसे कैसे और तरीकों से लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E किसके इक्वल होता है? h न्यू के इक्वल। 5 वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट। न्यू नॉट होता है बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, दैट 5 इज इक्वल टू h न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, है ना। आपको पता है जो कि हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, है ना। इज इक्वल टू एच नहीं होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाओगे आप लाइट की, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिससे जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आया जीरो काइनेटिक एनर्जी से। किससे? जीरो काइनेटिक एनर्जी से। तो उसको बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये चीज? बताओ मेरे को, आचमन क्लियर है ये? यस सर। है ना? यस। ओके, तो अच्छे, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिससे जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसको बोलेंगे मिनिमम या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, तो यार थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड सिमिलरली उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलेंगे उसको? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ आ रहा है? इसी फॉर्मूले को, सेम फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लैम्डा के टर्म्स में, hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। सबका मतलब एक ही है, इन तीनों तरीके, ऑल दीज थ्री एक ही फॉर्मूले के तीन रूप हैं। एनी डाउट? क्लियर अभी तक की चीज? ठीक, तो ये सब टर्म्स हमें समझ आनी चाहिए। वेवलेंथ क्या है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। ठीक है, आर्यन लेट ज्वाइन किया, समझ आ गई बात आर्यन? ये यस सर। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है 2.12, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
एक बार पढ़ो इसको, पढ़ते ही समझ आ जाएगा और करो इसको एक बार ट्राई। पढ़ा बच्चों क्वेश्चन सबने? इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, है ना, फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। ऑलराइट, सिंपल। मतलब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात हो रही है, जस्ट बाहर आया इलेक्ट्रॉन, जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आया जीरो वेलोसिटी से, मतलब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन हो जाएगा मेटल का। क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों सबको? तारीशा समझ आ रहा है? डाउट नंदिता? So can you please explain again? I'm not sure. मैंने बोला कि the line of the question says electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom। मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आया, जब जीरो स्पीड से बाहर आता है इलेक्ट्रॉन, मतलब वो फ्रीक्वेंसी या वो वेवलेंथ कौन से वाली है जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट, Threshold. है ना, थ्रेशोल्ड वाली। समझ आ रही बात? तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ किस यूनिट में दे रखी है? अच्छा बच्चे, एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर में लिख देता हूँ, अच्छा, है ना। दो यूनिट्स यहाँ पे जो कॉमनली यूज्ड होंगी, एक तो होगी एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर -10 मीटर, एंड 1 नैनोमीटर को आपको बताइए 10 की पावर -9 मीटर। ये कॉमनली यूज्ड होंगी बच्चों, ये यूनिट्स ध्यान से देख लो इनको। और एक होगी पिकोमीटर, पिको होता है 10 की पावर -12 मीटर, है ना। तो छोटी छोटी दुनिया है एटम की, है ना, तो यहाँ पे ये सब छोटी छोटी वैल्यूज यूज होंगी। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया सबको? तो 6800 एंगस्ट्रॉम गिवन था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो आएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालेंगे? सी बाय लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे? एच सी बाय लैम्डा नॉट। क्लियर बच्चों सबको? फंडा क्लियर है? ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी टर्म्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका एक तो अपने को आइडिया होना चाहिए भाई। करो बच्चों एक बार ये ट्राई।
किसी की भी बच्चों को कोई गलती से ना क्लास मिस हो जाती है तो आप लोग एक बार है ना वीडियो लेक्चर जरूर देख लिया करो। ऑलराइट, रोज के रोज ये अपडेट हो जाते हैं वहाँ पे साइट पे, तो ऐप पे एक बार देख लोगे तो उससे आपको ना नेक्स्ट क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी डाउट हो तो साथ ही साथ पूछ लिया करो मुझसे, ठीक है? ऑलराइट बच्चों, तो बताओ ये समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? आंसर आया किसी का? एक ही इक्वेशन है सिंपल सी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट, है ना? तो हमने निकालना है लैम्डा नॉट। कैलकुलेशंस ऑब्वियसली बहुत गंदी होंगी। ठीक है, तो फिर बच्चों इतना इसको यूज करके कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा इसका शॉर्टकट, जिससे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में स्पेशली कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि हम ये सब करें 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा, ये दे रखा है आपको, यहाँ वाला लैम्डा निकालना है, या तो hc बाय कॉमन ले लो, ये सब करो। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ रही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 × 10⁻19 जूल्स। ठीक है, आर्यन क्लियर है ये? वैभव? यस सर बिल्कुल। यस सर। E इज इक्वल टू, चलिए एक छोटा सा शॉर्टकट कई बार इसको यूज कर सकते हैं, 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर विल गिव यू एनर्जी डायरेक्टली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ये कब यूज हो सकते हैं? ये कभी भी हमेशा यूज होता है, ये सही है, इसमें कन्वर्जन्स कर दिया ये सब जो वैल्यूज है ना और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को इनटू अकाउंट लेके सब कुछ लेके ये आ गया फॉर्मूला। अच्छा ओके। इसको सर ये यूज बस करना है। नैनोमीटर्स के लिए? हाँ जी, है ना, ये नैनोमीटर वाली वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ पे होती है इसी रेंज की नैनोमीटर में, है ना? तो जैसे अगर तेरे को 300 नैनोमीटर दे रखा है तो तू यहाँ पे तो डायरेक्टली रख देगा, समझ आ रही बात? तो एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर तेरे को 300 एंगस्ट्रॉम दे रखा होता तो तू उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दे। 300 एंगस्ट्रॉम मतलब 300 × 10⁻⁻10
है ना, उसको तेरे को 10⁻⁹ में कन्वर्ट करना है तो 30 नैनोमीटर हो जाएगा। 300 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा? 30 नैनोमीटर हो जाएगा। उसमें हमारी बात, वो कन्वर्ट करके रख दे। इन्हीं दो में जनरली होंगी वैल्यूज। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है? ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। 1240 बाय लैम्डा माइनस 1240 बाय लैम्डा। अब ये डायरेक्टली आसान हो गया हमारा काम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। तो इस फॉर्मूले को यूज करने का और फायदा तब होता है जब एनर्जीज वगैरह सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, काम और आसान हो गया। बताओ जो समझ आ रहा है? इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अदर वे ऑफ डूइंग इट। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को यूज करके एक बार क्वेश्चन करो। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर is incident on a metal surface। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। करो जो having phi equal to 2 electron volt, find kinetic energy। हरीशा समझ आ रहा है? क्लियर है ये? Yes, sir. अमुक तूने तो पढ़ा हुआ है ना ये सब? हाँ सर। Set 2। हाँ, बहुत इजी है ना, कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो बच्चों ये इस फॉर्मूले का फायदा है कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कर लो सब लोग एक बार। टू। तो वो सब जो हम HC Two वाले, EV, हाँ प्लीज रिपीट। 2. या राइट, ठीक है। तो HC बाय लैम्डा की गंदी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो, है ना। E इज इक्वल टू 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर्स। सीधे सॉरी ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। And then kinetic energy will be equal to E minus phi ठीक है बच्चों, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? सिंपल सा फॉर्मूला, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट और लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आया, है ना, कूदता हुआ कि स्पीड आ गई बाहर आया, उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? स्टॉप दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, पोटेंशियल और वोल्टेज required to stop the emitted photoelectron। और बहुत ही सिंपल सा फंडा है बच्चों, जितना काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन का वो ही वोल्टेज हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आया है तो 2 वोल्ट हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने आपको उस दिन जब बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद है बच्चों सबको? ठीक, क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला बताया था मैंने सबको फिजिक्स का, है ना। तो अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए कितनी काइनेटिक एनर्जी से आए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसको मेरे को रोकना है, मतलब कितना करना है काइनेटिक एनर्जी इसका? 0 करना है। तो 2 से 0 पे ले आना है। कितने का चेंज करना है मैंने? 2 का करना है।
सिंपल बच्चों, समझ में आ गया, याद रहेगा हमेशा। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो ही वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा उतना वोल्ट। ठीक, सो सीधे सीधे आपको याद रखना है, एफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू एक्स वोल्ट। क्लियर है तारिशा? एनी डाउट? आर्यन, समझ में आ गई बात? ठीक, Yes, sir. देखो में सीधे कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 2 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए ये फॉर्मूला और ज्यादा यूजफुल हो गया, क्योंकि उसमें आंसर हमने काइनेटिक एनर्जी जब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूंगा तभी तो मजे में स्टॉपिंग पोटेंशियल बताऊंगा, है ना। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आती है, अगर जूल्स में भी आ रही है, तो उसको मेरे को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब मैं आराम से जाके मजे में बता दूंगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है जीरो वन के ज्यादा स्पीड से, उसको रोकने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऑलराइट, एक बार करो क्वेश्चन नंबर 2.53। या एक मिनट रुको आप लोग, है ना, ये थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें डेटा बहुत गंदा होता है। मेरे पास एक आईआईटी का क्वेश्चन है, वो करते हैं, उसमें ऑप्शंस भी हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इजी है। ठीक है, तो इंजेक्शन ऑफ सबका आंसर आना चाहिए, उसका बाय अप्लाइंग 0.5 वोल्ट करो बच्चों इसको। करो जी। तो वोल्ट होगा फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बोल रहे हैं? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा फिर वोल्ट। वोल्ट, वोल्ट, हाँ, तो वही चीज हो जाएगी, है ना, नेक्स्ट है। ठीक है, अगर रोकने के लिए इतना वोल्ट चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कितनी है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिंपल, बता मेरे को, समझ आ रहा है तेरे को कॉन्सेप्ट? बच्चों किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज डोंट हेजिटेट, आपको जितना समझ के करोगे चीजें ना उतना इजी रहेगा यार आप लोगों के लिए, है ना। क्या बोल रही है लाइन कि कैन बी स्टॉप्ड बाय, है ना, इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया है उसको रोकने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही होगी। ऑलराइट, करो।
आंसर डी। थोड़ी सी उसके टंग पे लगी हुई है तो उसका ब्लू क्ले का कलर भी टंग पे लगा है। हाँ बच्चों आंसर आ गया? कौन बता रहा है आंसर? नव्या, तारिशा? तो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके ओके फाइन। सर 4.5। यस सर 4.5 आएगा। 4.5 आ रहा है, ठीक है। यस सर। इसमें आ गया आपको सॉल्यूशन में क्या हम करेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। रेडिएशन फॉर्मूला वही है हमारा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन 1240/250। ये सब एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब फॉर्मूला बहुत यूजफुल रहते हैं। समझ में आ रही बात बच्चों की? फाई निकालना है आपने। तो ये 25 फाइव सिंपल है ना, कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। ऑलराइट, कैलकुलेशन सिंपल हो गया यार। बताओ सुना, कर लेंगे सब लोग इस टाइप के क्वेश्चन है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं क्या क्या। एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा आपको उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हो? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होने चाहिए। जिस वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आए जीरो काइनेटिक एनर्जी से, उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। ऑलराइट, क्लियर है बच्चों यहाँ तक सबको? नेक्स्ट इसमें एक दो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं मुझे बहुत सिंपल से, उसको समझना एक बार ध्यान से। थ्रेशोल्ड क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि तो जो बच्चों ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। एक तो हम ये चेंज कर सकते हैं कि जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे, बढ़ा दे, ठीक। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। समझते हो आप? इतनी मैथ्स तो है ना। ये जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ गया,
ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, वर्क फंक्शन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ये बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, ठीक। ठीक, तो जितना आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे उतना काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। बताओ मेरे को, समझ आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ऑन इंक्रीजिंग frequency of light used, the kinetic energy of emitted photoelectron increases. All right, kinetic energy of emitted photoelectron increases, and also the kinetic energy बढ़ रही है तो और क्या increase होगा, stopping potential increases, also the stopping potential increases। ठीक, क्लियर है बच्चों? इतना समझ आ गई बात? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है। ग्राफ भी कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन है, ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जब आप फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करोगे तो ध्यान से समझना बच्चों कैसा ग्राफ आएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। आपको पता है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तब तक तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैं दूंगा उसको तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, जीरो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जस्ट बाहर आया। समझ में आ रहा है? उसके बाद वो लीनियरली बढ़ेगा, है ना। अभी आप लोगों ने इक्वेशन वगैरह सीखी नहीं है स्ट्रेट लाइन की, बट अभी आप ये समझ सकते हो उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। बताओ जो किस किस को ये ग्राफ समझ आएगा, किसी को कोई डाउट इस ग्राफ में? नो सर। क्लियर है नव्या, वैभव, आचमन, अमोघ? यस सर। यस सर। ये बच्चों है ना, वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ऐसा ग्राफ बनेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जस्ट बाहर आएगा जीरो काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे से, भाई ग्राफ बना देंगे कि कौन सा फोटोइलेक्ट्रिक रेट का सही ग्राफ है ना, तो ऐसा ग्राफ आएगा। क्लियर है बच्चों? तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उतने ही बाहर आएंगे, क्योंकि हर एक हमेशा एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को मिलता है। आपको पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन आके गिरता है, वो एक फोटोन खाता है और बाहर आता है। तो जितने फोटोन पहले जितने ही है तो बस एनर्जी बढ़ गई हर एक फोटोन की, तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही बाहर आएंगे। या फिर फोटो करंट रिमेन्स सेम, जितने इलेक्ट्रॉन अगर उतना ही बाहर आ रहे हैं तो करंट उतना ही आएगा, चार्ज उतना ही बह रहा है, उतना ही चार्ज फ्लो हो रहा है, बट फोटो करंट रिमेन्स सेम। ऑलराइट बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे ये दो इफेक्ट्स देखे गए हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी, फोटो करंट सेम रहेगा। पहला पॉइंट थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं, ग्राफिकली पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं इस चीज को। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, कितने फोटॉन्स गिर आ रहे हैं लाइट में, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिया हमने, ठीक है बच्चों। इंक्रीज करने पे इंटेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पे, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, वो बढ़ा दिए मैंने। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है लाइट की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया, हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रखी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम।
क्या लिख रहा हूँ यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम, बट फोटो करंट इंक्रीजेस। जो करंट प्रोड्यूस होगा इस बार वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी है। इंटेंसिटी बढ़ा दी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। जितने फोटॉन्स ज्यादा फेंक के मारोगे उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आएंगे। बताओ जो समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर मुझे इंटेंसिटी के साथ बनाना हो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन सेम, ठीक। इंटेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। सेम सेम में ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है, पता ही आप लोगों को। क्लियर है एवरीवन? ये ग्राफिकली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों, और थ्योरेटिकली। बताओ मेरे को, दोनों पॉइंट क्लियर है? दो चेंजेस कर सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं या इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। यस सर। तो ये हो गया बच्चों आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा अच्छे से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसमें कुछ टर्म्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब क्लियर एवरीवन? तो हमने स्टार्ट किया था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले हमने क्या पढ़ा था? वो क्वांटम थ्योरी ना, फोटॉन्स क्या होते हैं ये सब, क्योंकि हम वो अपनी नील बोर की थ्योरी में यूज करने वाले हैं। अब आए थे हम अपने मेन जो थ्योरी हमारी नील बोर की। हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है 11th क्लास में भी, 12th में भी, 12th में फिजिक्स में, 11th में केमिस्ट्री में, नील बोर्स थ्योरी, ठीक है। तो है ना, नंदिता आप लोगों को वैसे मैं ब्रीफ कर चुका हूँ, तो बट इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू द क्लास, है ना। नील बोर्स थ्योरी। तो जो रदरफोर्ड ने बताया था कि एक बीच में न्यूक्लियस रखा होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व, ठीक। लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी में क्या गलतियां हो गई थी कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और नीचे बीच में रखा हुआ न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है, अगर ऐसा होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि वो वर्क करेगा, अट्रैक्ट होगा और धीरे धीरे जाके टकरा जाएगा। तो स्टेबल नहीं था रदरफोर्ड का मॉडल। नील बोर ने उसकी थ्योरी को कॉपी पेस्ट मारा और उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। उसमें थोड़े से क्या कर दिए चेंजेस। क्या चेंज किया उसने? उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में करता है। और इन फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, ऐसा बोला नील बोर ने अपनी थ्योरी, ठीक है। तो ऐसा क्या है बच्चों की इन ऑर्बिट्स में, ऐसा क्या था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हो गए। ऐसा कोई भगवान का कोई वरदान तो प्राप्त था नहीं उसको, है ना। उसने कैलकुलेशंस की कुछ। उसने बच्चों क्या कैलकुलेशन की, ध्यान से समझना जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं थ्योरी। उसने ये कैलकुलेशन की कि बच्चों इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो इस पे न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, ठीक है। दूसरी जो फोर्स इस पे लगेगी वो लगेगी, उसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन में घूमती है, एक चक्कर में घूमती है, गोले में घूमती है, तो उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है ना।
आप लोग कार को टर्न मारोगे, स्किड बाहर की तरफ स्किड होने का रहता है डर। स्कूटी को टर्न मारोगे, साइकिल को भी अपनी टर्न मारोगे, है ना, तो वो बाहर की तरफ स्किड होने का डर रहता है। समझ में आ रही बात सबको? उस टाइम पे बच्चों एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा होता है, जिसको इमेजिनरी या फिर स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, थोड़ा थोड़ा आपने शायद पहले ही पढ़ा हो। और उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, होता है ना, ठीक है। तो कार को जब हम टर्न मारते हैं, बाहर की तरफ स्किड होने का डर रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसपे दो फोर्सेस लगती हैं, एक तो अट्रैक्शन फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। समझ आ रही बात? नील बोर की थ्योरी का बच्चों जो बेसिस था वो क्या था कि इन ऑर्बिट्स में ये दोनों फोर्सेस ना बैलेंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दोनों फोर्सेस बैलेंस। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? आचमन, आर्यन, बात मेरी समझ आ रही है सबको? अमोघ, यस सर। ठीक है। तारिशा, समझ आ रहा है? Yes, sir. अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव कौन सी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बोला नील बोर ने कि भाई मैं, उसने अपनी जो थ्योरी की है, बनाई है, कैलकुलेशंस की है, वो अपनी कैलकुलेशन से कुछ फॉर्मूलाज दिए उसने अपने। तो हमें भी जो देखना है उसकी किन थ्योरीज, किन इक्वेशन से वो उन फॉर्मूलाज तक पहुंचा है, बस ये ध्यान होना चाहिए। बाकी तो हमें फॉर्मूलाज याद करने नील बोर के। ऑलराइट, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं दो चार्जेस के एक बीच में, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये भी आप पढ़ोगे फिजिक्स में। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बच्चों mv स्क्वायर बाय R। अट्रैक्टिव फोर्स ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वाला है ना? हाँ बच्चे, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन पे सर्कुलर मोशन की वजह से एक बाहर की तरफ क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय R। स्पीड ज्यादा तो बाहर ना, ज्यादा स्पीड से आप चक्कर टर्न मारोगे तो स्किड होने का खतरा ज्यादा है ना। समझ में आ रही बात? तो जितना ज्यादा स्पीड से आप टर्न मारोगे उतना आपको बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, उतना आपके स्किड होने का चांस ज्यादा रहेगा। जितना आप रेडियस ज्यादा बड़ा चक्कर लोगे तो इजीली टर्न मार पाओगे, जितना छोटा चक्कर, जितना छोटा कट मारने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा स्किड होने की चांसेस आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिजिक्स में पढ़ने वाले हो 11th क्लास में, फिर 6th चैप्टर में सर्कुलर मोशन में। ऑलराइट बच्चों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसकी कैलकुलेशंस की। Z is चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज है ना। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है? एटॉमिक नंबर से आता है। किससे आता है? एटॉमिक नंबर से। 2 प्रोटॉन। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है? 1। तो ये Z बच्चों एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। बताओ, क्लियर है सबको ये चीज? ठीक। जितना प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतना चार्ज, उतना ज्यादा चार्ज। तो ये E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये ZE है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। कोई दिक्कत? आप तो सिर्फ ये इक्वेशन याद रखोगे, फिर फाइनली जो फॉर्मुलाज आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे, वो याद रखोगे। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे उसको 2 चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक तो स्पीड और एक रेडियस, कि कितना रेडियस है उन फिक्स्ड ऑर्बिट्स का जिनमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। समझ आ रहा है ना? उन फिक्स्ड ऑर्बिट्स का कितना रेडियस है जिनमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, और कितनी स्पीड से वो वहां पे दौड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ये सब चीजें नील बोर ने कैलकुलेट की अपनी थ्योरी में। सेकंड इक्वेशन उसकी बनी है, 2 इक्वेशन चाहिए थी क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, स्पीड और आर। सेकंड उसका एजम्पशन था। साइंटिस्ट लोग ऐसे थ्योरी देते हैं, पहले कुछ एजम्पशन मारते हैं, रिजल्ट्स सही आते हैं उससे, उनकी कैलकुलेशन से सही रिजल्ट्स आए।
क्या था उसका assumption? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, है ना, क्वांटम थ्योरी पढ़ी है आपने, तो क्वांटम थ्योरी बहुत फैशन में थी उन दिनों, तो उसने वहीं से उठा लिया, वहीं से एक तुक्का उठा लिया कि भाई एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब मैंने आपको बताया था कि, है ना, क्या बताया था? Multiple of. है ना, इंटीग्रल मल्टीपल या होल नंबर मल्टीपल ऑफ सम वैल्यू। जैसे लाइट्स की, रेडिएशंस की टोटल एनर्जी क्या थी? क्वांटाइज्ड, एक फोटोन की एनर्जी का मल्टीपल थी। ऐसे ही उसने अपनी थ्योरी में बोला है बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्वांटाइज्ड होता है। ये मल्टीपल है h/2 का। h इज अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट, सब कुछ प्लैंक्स की थ्योरी से आ रहा है। एंड n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 1h/2 इलेक्ट्रॉन का। सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा? 2h/2। थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा? 4h/2 एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात सबको? ध्यान से देख लो जो दोनों इक्वेशंस, कोई डाउट आए तो पूछ लो प्लीज। क्लियर है निश्चय, आर्यन, आचमन, एनी डाउट बच्चों? नो सर। वैभव, समझ आ रही बात सारी? Yes, sir. So what is K in the first equation? के, अच्छा के, जो ये कांस्टेंट होता है ना, ये सब आप पढ़ोगे फिजिक्स में, तो के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हाँ ये कांस्टेंट होता है। जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं Gm1m2/r², तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, के भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आता है। ऑलराइट, तो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट राइट नाउ, बिकॉज ये फॉर्मूला आप लोग 12th में पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। कुछ लोगों ने पहले भी देखा होगा, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन इस फॉर्म में से निकालते हैं। के इज अ कांस्टेंट, Q1 Q2 क्या चार्जेस हैं, और R क्या डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, नव्या, नंदिता, सारे शानी डाउट? और कोई डाउट बच्चों बताओ, बढ़े आगे। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके नील बोर ने बच्चों हमें कुछ फॉर्मूला दिए हैं जो हमें रटने, याद करने बहुत अच्छे से। पहला है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना, वो ऑर्बिट्स, वो स्पेशल ऑर्बिट्स कौन से हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को है ना भगवान ने स्टेबल कर दिया है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला आता है बच्चों, इन दो फॉर्मूलास को मिला के 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, पहला फॉर्मूला। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। अब देखो कैसे इन फॉर्मूलास को अप्लाई करना है, चिपकाना है। Z प्रोटॉन से, क्या बच्चे? Z प्रोटॉन से। हाँ एटॉमिक नंबर है, अभी वही मैं यूज करना बता रहा हूँ, कैसे यूज करना है इन फॉर्मूलास को। देखो हाइड्रोजन ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए अगर तेरे को फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, ठीक है, तो Z इज एटॉमिक नंबर और N इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट एटॉमिक नंबर 1, इतना आ गया। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत? 0.529 कहाँ से आया, वैल्यू कैसे आई इसकी? वो ये जो दो ऊपर है ना इक्वेशंस में बता देता हूँ कहाँ से आई है, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, स्पीड और आर। हाँ कि सब यहाँ पे बच्चे कांस्टेंट्स हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट वैल्यू है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। समझ आ रहा है आर्यन? ठीक है, तो इनको जो तू सॉल्व करेगा और ये सब गंदे गंदे जो कांस्टेंट्स हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा सा गंदा सा 9.1 × 10⁻31, एच की गंदी सी वैल्यू, ये सारी जो गंदी गंदी वैल्यूज रखने के बाद तेरे को तो सिर्फ ये याद करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये फॉर्मूलाज यहाँ से आए हैं ऊपर वाली दो इक्वेशंस को सॉल्व करके। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्बिट का अगर तुझसे रेडियस पूछेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट को बोर्स रेडियस भी बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन में, है ना। ऑर्बिट्स बहुत सारे होते हैं, है ना, ये नहीं कि सर हाइड्रोजन है तो उसमें तो एक ही शेल होना चाहिए। ऑर्बिट बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पहली शेल में ही है, लेकिन ऑर्बिट्स बहुत सारे होते हैं, वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स। n²,
2 का स्क्वायर बाय 4 टाइम्स, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट विल बी 4 टाइम्स, थर्ड ऑर्बिट विल बी 9 टाइम्स, 3 का स्क्वायर। बता दो कोई डाउट किसी को? तारिशा क्लियर है ये? एनी डाउट? रेडियस ऑफ ऑर्बिट सर आ गया? हाँ जी। सर ऑर्बिट और सेल में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, शेल्स भी वही होती है ना, शेल्स भी वही, ऑर्बिट्स भी वही। वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि किन पे ये फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। These formulas या Bohr's formulas are applicable only on single electron species, या फिर हम बोलते हैं इनको हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। इसका मतलब क्या है बच्चों, समझना ध्यान से। ये जो फॉर्मूला डिराइव किए बोर ने, बिल्कुल एक सिंपल सिस्टम के लिए डिराइव किए कि एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक न्यूक्लियस है, ठीक। एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक बाहर की तरफ फोर्स है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे तो रायता फैल जाता। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अट्रैक्शन, वो सब तो उसने देखा ही नहीं। उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में को लेके ये फॉर्मूलाज निकाल। जो ऐसी केमिस्ट्री आपको पता है आधी अधूरी केमिस्ट्री है ना हमारे सिलेबस में, लेकिन बोर को बहुत इज्जत दी गई है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें एक्सप्लेन करेगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले स्पेक्ट्रम वो एक्सप्लेन करता है। वो समझ आ रही बात आपको सबको? तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होते क्या है? तो हाइड्रोजन हो गया, फिर He+। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 2 है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने उसका उड़ा दिया, तो अब कितने बचे? एक इलेक्ट्रॉन बचा। समझ आ रहा है सबको? ये बन गया बच्चों एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। इस पे फॉर्मूला चिपका सकता हूं मैं He+ पे, बोर का इस पे नहीं लगा सकता। बताओ समझ में आ रही बात सबको? आर्यन क्लियर है ये? वैभव? यस सर। बोर के फॉर्मूलाज हम किस पे चिपका सकते हैं? Li+2 पे। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 होते हैं, 2 उड़ाने पड़ेंगे तब जाके बोर का फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्लियर है बच्चों? सर लेकिन हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट पे कैसे लगेगा ये? क्या बच्चे? हायर? सर जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें कैसे लगेगा? कैसे लग जाएगी? यस सर। जैसे कार्बन हाँ। पे लग सकता है। कार्बन पे ये फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे, हाँ कार्बन पे वही। तो लगेंगे ही नहीं, वही बोल रहा था। बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको आएंगे ये किसके लिए, लेकिन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आएंगे फिर भी, है ना, तो ठीक है। मैक्सिमम इस कहाँ तक फॉर्मूले पे जाता है क्वेश्चन ये, आएंगे मतलब आप। कौन सा एलिमेंट तक जाता है? बेरिलियम, ये चीज समझ के, ये थ्योरीज है ना, इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैं कुछ भी बना दूं। बेरिलियम+3 बना दिया मैंने, बोरॉन+4 बना दिया। क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाते वक्त तो मैं ये बोल सकता हूँ B+4 पे लगेंगे। तेरे को देखना कि एक इलेक्ट्रॉन जिसमें उस पे लगेगी, बस काम खत्म। तेरे को ये चीज समझनी है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। ठीक है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन जहां पर भी है उसमें लगेगा, काम खत्म बस। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे, फिर ये फॉर्मूलाज बेकार है, काम खत्म। ठीक है, तेरे को ये चीज समझनी है। ऑलराइट, पहला फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों सबको? और कोई डाउट? नो सर। 0.529 स्क्वायर बाय z। करो जी।
2 into 2 into 0.529 0.529. angstrom. अच्छा कितना n स्क्वायर बाय ना तो सुना रहा है सबको z कितना होगा इसका 2 n सेकंड ऑर्बिटल 2 उसका स्क्वायर एनी डाउट सिंपल सेकंड फॉर्मूला जो स्पीड का स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो इसके बाद आएगा एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज होगा स्कूल में हर जगह बट स्पीड का भी इतना ज्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ पूछ सकते हैं इसके ऊपर भी 2.18 into 10⁶ Z/n हमेशा बच्चों एक फैक्टर आ जाएगा फिर ये जो होगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा Z/n ऊपर क्या था n स्क्वायर बाय z इसमें क्या है Z/n रहेंगे वही z का मतलब वही रहेगा एटॉमिक नंबर n का मतलब वही रहेगा नंबर ऑफ शेल कोई दिक्कत बच्चों बात समझ आ रही है नो सर दो फॉर्मूलाज आपको क्लियर है रेडियस और स्पीड ये दोनों इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके आ गए तो आज आपको तीनों फॉर्मूलाज याद करने हैं सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी एनर्जी इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों पापा ने चेंज कर दिया वो सी सर ये -13.6 है यस माइनस ना अभी समझाता हूँ मैं ठीक है -13.6 है Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली बात ठीक है दूसरा अगर जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ कन्वर्जन याद होना चाहिए क्लियर है बच्चों सिर्फ हमें कन्वर्जन याद होना चाहिए 1.6 into 10 की और -19 का एक ही बात है एनी डाउट हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चों हाइड्रोजन के लिए Zb1 एटॉमिक नंबर 1 Nb1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल में है वहां पे उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक सेकंड शेल में अगर होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा सेकंड शेल में ठीक है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी एनर्जी की समझ आ रहा है सबको वैभव एनी डाउट Z1 है अभी भी हाइड्रोजन है तो 1 N2 सेकंड ऑर्बिट -13.6 by 4 यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा n इक्वल टू 3 में -1.51 by 9 हो जाएगा एंड सो ऑन और पास आ जाएगी शेल्स की एनर्जी धीरे धीरे एनर्जी गैप कम होता जाएगा तो जो शेल्स बहुत सारी होती हैं इलेक्ट्रॉन भले ही फर्स्ट शेल में होता हो हाइड्रोजन में आप बोलोगे सर एक ही शेल एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो फर्स्ट शेल में होगा लेकिन शेल्स बहुत सारे होते हैं हाइड्रोजन एटम में ऐसा ये थ्योरी बोलती है मानना है बात को थ्योरी की बात को मानना है ठीक है
इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रूव होंगे। क्लियर बच्चों इतना? जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। -13.6 इज लेस, -3.4 इज मोर, है ना, -1.51 इज इवन मोर, तो एनर्जी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? No, sir. इनफाइनाइट शेल पे n इक्वल टू इनफाइनाइट, एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। इनफाइनाइट शेल पे जाके एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है सबको? इनफाइनाइट शेल मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गया, दैट इज इनफाइनाइट शेल। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, न्यूक्लियस के पास है, तब तक उसकी एनर्जी नेगेटिव में होगी। बाहर आ गया मतलब एनर्जी 0 हो गई। कोई डाउट बच्चों? सबको सुना? ठीक, तो ये पहले आप आज इतना, ये तीनों फॉर्मूलाज को याद करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास को में सैटरडे को इसके ऊपर और आगे चीजें पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। बताओ क्लियर है बच्चों? सबको इतना कर लेंगे? सब याद है ना? 3 फॉर्मूलाज याद करने हैं, नी बोल के, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे लेवल पे। ओके, एनी डाउट? चलो बाय। बाय सर। Bye, sir. Thank you.